2 है, भाषा शिक्षण अधिगम के सामान्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए या भाषा अधिगम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा मतलब ये एक ही प्रश्न को 3 प्रकार से बताया गया है। मातृभाषा हिंदी का शिक्षण करते हुए किन अधिगम सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है मातृभाषा शिक्षण के अधिगम के सिद्धांत। जहाँ तक शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का संबंध है, सभी विषयों के शिक्षण सिद्धांत लगभग समान होते हैं। शिक्षण में बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, क्षमताओं आदि का ध्यान रखा जाता है। आधुनिक मनोबल शिक्षण में इन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षण देते समय विषय एवं बालक दोनों का ही ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अतः उसको मातृभाषा का अनुकरण उसी क्रम से कराना चाहिए जिस क्रम से बालक स्वाभाविक रूप से भाषा सीखता है। मातृभाषा शिक्षण में जिन सामान्य सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। प्राय यह देखा गया है कि बालक उसी विषय या क्रिया में रुचि लेते हैं जो उनकी जन्मजात इच्छाओं को संतुष्ट करती है। मातृभाषा शिक्षण करते समय भाषा एवं उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। अतएव हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों को चुनाव करने में बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। बच्चों को अंताक्षरी द्वारा भी भाषा सीखने की प्रेरणा दी जा सकती है। अंताक्षरी प्रतियोगिता में 2 दल में जो दल जीतता है उसके प्रत्येक सदस्य को आत्मगौरव की भावना जागृत होती है। हार्वर्ड ने लिखा है, उन्हें यानी शिक्षकों को बालकों की रुचि का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। इसके उनके विकास में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए जिससे पाठ को अच्छी तरह समझ सकें। पाठ पढ़ाने के पूर्व ज्ञान का पता लगा लें, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर हुए। पाठ को मनोरंजन बनाकर पढ़ाना चाहिए। बालकों की रुचि एवं क्षमता के आधार पर प्रश्न पूछें। पाठन के समय दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। छात्रों को यथासंभव दंड न दिया जाए। अध्यापन खेल द्वारा, क्रिया द्वारा एवं अनुभव द्वारा संपादित किया जाए। क्रियाशील का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक क्रियाशील होता है, उसे करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। प्राय सभी प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों ने, जिनमें फ्रोबेल, बीवी, गांधी, पार्क, मॉन्टेसरी, इस्ट आदि मुख्य हैं, इस सिद्धांत पर बल दिया है। भाषा की शिक्षा प्रदान करते समय पर भी क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रखने के लिए प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना, छात्रों को उसमें क्रियाशील रखना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य अपनाए जा सकते हैं। नंबर 3, अभ्यास का सिद्धांत। मनोविज्ञान का यह मानना है कि पाठ जितनी तेजी से बालक याद करते हैं उससे तीव्र गति से भूल जाते हैं। इसी कारण अभ्यास का सिद्धांत आवश्यक है। इससे विस्मृति रुकती है तथा छात्रों का ज्ञान उत्तरोत्तर विकसित होता है। भाषा के कलात्मक पक्ष के लिए अभ्यास सर्वथा व्यापक है, आवश्यक है। थानई ने कहा है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। अभ्यास का क्रम टूट जाने पर भाषा पर अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अभ्यास से ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। भाषा की ज्ञान वृद्धि के लिए अभ्यास, लगन, रुचि, निष्ठा एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है। भाषा को बोलने एवं लिखने का निरंतर अभ्यास बालक की भाषा को सशक्त बनाता है, उसमें सरसता, सोचता एवं माधुर्य लाता है। भावाभिव्यक्ति, व्याकरण, शब्दावली आदि अभ्यास पर निर्भर हैं। नंबर 4, जीवन समन्वय का सिद्धांत। प्रत्येक स्तर पर बच्चों का एक संसार होता है और जैसे जैसे वे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे ही अपने ढंग से नए संसार की कल्पना करने लगते हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि जो वह बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री का संबंध उनके जीवन से आवश्यक जोड़ना चाहिए, अन्यथा वे उसे सीखने में रुचि नहीं। साहित्य के 2 पक्ष होते हैं, गद्य एवं पद्य। अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को गद्य शिक्षण के समय व्याकरण या व्यवहारिक ज्ञान एवं
पद्य शिक्षण के समय शब्द शक्ति, शब्द योजना, छंद अलंकार एवं रसों का ज्ञान अवश्य कराएं। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिव्यक्ति का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। किसी उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देना अथवा किसी को बिल्कुल ही छोड़ देना ठीक नहीं है। कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्य सामग्री का चयन करना आवश्यक है। पाठ्य सामग्री की एक रूपरेखा होनी चाहिए, उसे स्थूल रूप से देना शिक्षक का कार्य है। हिंदी शिक्षण द्वारा अध्यापक को बच्चों में सौंदर्य अनुभूति को जागृत करना चाहिए, अतः आवश्यक हो जाता है। अध्यापक को शिक्षा देने से पहले पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर पर अनुकूल करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण देना चाहती है। सभी प्रगतिशील शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल दिया है। एक ही कक्षा के छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, किसी का वाचन ठीक नहीं है तो किसी का लेख अशुद्ध है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता तो कोई कई बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सब की व्यक्तिगत विभिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अध्यापक भाषा सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक के 1-2 पृष्ठ पढ़ाने, व्याकरण के नियम बताने और रचना कार्य देने के अतिरिक्त अपना कर्तव्य और कुछ भी नहीं समझता। परिणामतः भाषा के सभी अंगों की शिक्षा अधूरी रहती है। भाषा सीखने के केवल व्यवहारिक उद्देश्य के लिए भी बोलकर समझाने, लिखकर समझाने और सुनकर समझाने तथा पढ़कर समझाने की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षण के 2 अंग हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति। दूसरों के विचारों को ग्रहण करने की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, पढ़ने से, सुनने से। इस प्रकार अपने विचारों को प्रकट करने की प्रक्रिया भी 2 प्रकार से होती है, पढ़ने से और बोलने से। संक्षेप में विद्यार्थी के सामने भाषा शिक्षण के 4 उद्देश्य हैं। दूसरों के मुख से सुनकर समझने की योग्यता प्राप्त करना, स्वयं बोलने की योग्यता प्राप्त करना, पुस्तक आदि को पढ़ने और पढ़कर समझने की योग्यता प्रदान करना तथा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सीखने की योग्यता प्रदान करना। भाषा के इन 4 अंगों के उपयुक्त क्रम ही अपेक्षित है। अध्यापक को यही क्रम ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 8, जीवन एवं अनुभवों से संबंध। जिस विषय वस्तु को बच्चों को अपने निजी अनुभवों एवं दैनिक जीवन से संबंध रखता है और जो उनकी दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक अनुभव में आती रहती हैं, उनसे यदि शिक्षण का संबंध जोड़कर अध्यापन कार्य किया जाए तो बच्चे सरलता से सीखेंगे और रुचि भी लेंगे। अतः बच्चों को उनके खेल खिलौने, पशु पक्षी, कथा कहानी आदि से शिक्षण का संबंध बनाते हुए पढ़ाना चाहिए। अनुकरण सिद्धांत। बच्चे अनुकरण द्वारा शीघ्रता से सीखते हैं, इसलिए बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसा ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। यदि माता पिता और विद्यालय में शिक्षक के बोलने के ढंग में अंतर हो तो बच्चे शिक्षक के बोलने के ढंग का अनुकरण करना अधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि बच्चों के विद्यालय में भेजने से उनके बोलने तथा भाषा ज्ञान आदि में विकास होता है। बोलचाल का सिद्धांत। भाषा शिक्षण की पुरानी पद्धति के अनुसार कक्षा में अध्यापक आता था, पाठ को पढ़ाता था, धारा प्रवाह बोलता था, कक्षा के बालक मूक श्रोता बनकर सुनते थे। परंतु कक्षा का वातावरण शांत हो, अध्यापक सक्रिय और बालक बहरे गूंगे जैसे बैठे हों तो भाषा शिक्षण कदापि प्रभावकारी नहीं होगी। इसी कारण आज के शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने बोलचाल के माध्यम से भाषा की शिक्षा पर बल दिया है। साहचर्य सिद्धांत। बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही रहते हैं, परंतु इस प्रकार सीखे गए शब्दों को समझने के लिए साहचर्य का होना आवश्यक है। बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ पहचानना और समझना तभी सीख सकेगा जब शब्द माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और शब्द पिताजी या पापा के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी देखेगा। इस प्रकार शब्दोच्चारण और वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष दोनों के साथ साथ अर्थात साहचर्य होने से ही बच्चों को उस शब्द की समझ
और पहचान हो सकेगी। इस प्रकार अन्य शब्द जैसे दूध, पानी, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली आदि को देखकर दिखाकर इन शब्दों को बोलने से वह इन शब्दों को समझने लगता है। आवर्ती का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि हिंदी सीखने में आवर्ती का बहुत बड़ा महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। बच्चों को जो कुछ पढ़ाया जाए उसकी आवर्ती यानी उसको रिवीजन उसी समय अथवा उसी दिन तो की ही जा सकती है। साथ ही साथ जब भी अवसर मिले तब ज्ञान अथवा क्रिया का प्रयोग करते रहना चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा है कि बार बार दोहराना स्मृति के माता और पिता हैं। आज के लिए प्रश्न नंबर 2 इतना ही। कल प्रश्न नंबर 3 के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।